रविंदर राणा कहता है कि मैं गुजरों का और गुजर हमारे हैं। मुझे नहीं लगता है कि एक खटाना साहब को वो पोस्ट पे बिठा के और नीचे से तो जितने भी हमारे चौधरी बरादरी के हैं उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। बीजेपी की हुकूमत कब से चली आ रही है? कोई भी ऐसे आप नई फंडिंग मुझे बता दीजिए रियासत जम्मू कश्मीर में कि जो बीजेपी के हुकूमत में रह के उन लोगों ने की है। आज प्रधानमंत्री जी को भी शायद एहसास हुआ होगा कि 27 मंथ में जो डेवलपमेंट आज़ाद साहब ने की वो आज तक नहीं वो कर पाए। हालांकि वो आज भी किरदार में है लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। आज आप देखिए कि कैसे महिलाएं सड़कों पे हैं, कैसे जितने भी जीआरएस हैं, जितने भी डेली विजर्स हैं वो कैसे सड़कों पे, जेंट्स तो हैं लेकिन लेडीज़ भी है। अगर वो अपना राइट्स मांगते हैं तो उन्हें कैसे घसीटते हुए ले जा रही, कोई उनकी बात नहीं कर रहा है, कोई उनके पक्ष में खड़ा नहीं हो रहा है। अगर वही भगदड़ खाना, वही ग्रुपबंदी इस पार्टी में भी हुई तो फिर इसमें कोई फ़र्क नहीं रहा। इसलिए आज़ाद साहब ने उन्हें खुद अपनी पार्टी से रिमूव किया है, ना कि वो खुद गए हैं। आने वाले इंतखाबात अगर होंगे 2024 में तो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी यानी कि आपकी अपनी पार्टी क्या मुद्दे लेकर जो है वो लोगों के पास जाएगी, लेकिन जो काम किया गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस ने किया, आज़ाद ने तो किया। बीजेपी की पार्टी ने इतना फेमस कर दिया है कि वो अगर अपनी महफिल भी बिठाते हैं और चर्चे मेरे करते हैं तो मुझ में कुछ है ना, क्यों नहीं वो किसी और की बात करते हैं? इतनी बड़े प्रधानमंत्री जी होके बड़े बड़े उनके बड़े बड़े बंगले हैं लेकिन वो उनमें भी बैठ के मेरी बात करते हैं तो मुझ में भी कोई बात होगी। किश्तवाड़ में अगर आप देखिए कि पाडर में उन्होंने सब डिवीज़न एक ब्लॉक में अलग से दिया और दूसरा नागसिनी में एक सब डिवीज़न दिया, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में दो दो ब्लॉकें क्यों जोड़ी? अगर वहाँ पे कोई भी बीजेपी का वोट है, मैं उन्हें भी कहना चाहती हूँ कि आपके बच्चों का गला काट रही है बीजेपी सरकार, आपके बच्चों का गला काट रही है। जब आज़ाद साहब की हुकूमत थी तब आज़ाद साहब ने 4 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी कांग्रेस का जो क्रेडिट है वो आपने ऊपर लेना चाहिए। नहीं, आज़ाद साहब ने ही काम किए थे ना। देखिए आप रियासत जम्मू कश्मीर में कोई ऐसे चंद होंगे मुनाफिक जो कहेंगे कि हम कांग्रेस से जुड़े हैं। मैं रिटर्न में आपको लिख के दूंगी आज़ाद साहब किसी के साथ गठजोड़ नहीं करेंगे। आज़ाद साहब ने इतनी साफ शफाफ पार्टी बनाई है और आज़ाद साहब इंशाल्लाह खुद अवाम के बलबूते पे सीएम बने। हमने 5 दिन का टाइम दिया हुआ है, अगर 5 दिन में वो अपने इस ऑर्डर को वापस नहीं लेते हैं फिर हम बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करेंगे, क्योंकि हम अपने 40 मुझे वहाँ से इलेक्ट करके भेजा है, मैं अपनी 40,000 पब्लिक का गला नहीं काटने दूंगी। गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है, चाहे वो नेशनल लेवल का लीडर हो या इंटरनेशनल लेवल का लीडर हो या स्टेट लेवल का लीडर हो। गुलाम नबी आज़ाद ने साल 2022 में कांग्रेस से इस्तीफ़ा देकर जम्मू कश्मीर में चले आए और एक अपनी पार्टी खड़ा की। उस पार्टी का नाम क्या कहें हम, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है या डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है? अभी लोगों के दिमाग में ये तजब्जुब बैठा हुआ है कि इस पार्टी का असल नाम क्या है। मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के बुनियादी रुकन फातिमा फारूक है जो BDC कह रहा है। फातिमा जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका खैर मकदम। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी बनते ही जो टूटने पे नज़र आ रही, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ। और जैसे आप कह रहे हैं कि पार्टी बनते ही टूटने शुरू हो गई है, तो पार्टी टूटने नहीं शुरू हो गई है। लिहाजा आप लोगों का जितने भी मीडिया पर्सन हैं आप लोगों के नज़रिए शायद गलत हैं, क्योंकि आप नहीं देखते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में एक वाहिद लीडर गुलाम नबी आज़ाद हैं जिन्होंने सिर्फ अपने गरीब की मदद की, जिन्होंने गरीब की आवाज़ उठाई। वो किसी लीडर को साथ लेके नहीं चलते, वाहिद वो एक हैं और जिन्होंने होम मिनिस्टर के टेबल को बजा के कहा था कि आपने मेरी रियासत जम्मू कश्मीर को तोड़ा है और गोली भी मुझे लगेगी। और उन्होंने अपने रियासत जम्मू कश्मीर के लिए रोया, वो रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए उनके आंसू निकले। आप मुझे एक लीडर बता दीजिए जो रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए रोए हों। और आज़ाद साहब ने पूरी अपनी आधी एज जिसमें पार्टी में लगा दी। अगर उसको खैराबाद कहा तो अगर वो चाहते तो उन्हें प्रधानमंत्री जी ने भी बड़े बड़े अवार्डों से उसे नवाजा। अगर वो चाहते कि मैं खुद की TRP बढ़ाऊं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो चाहते तो वो किसी भी पोस्ट पे जाके बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अगर आसमान से ज़मीन पे बैठे हैं तो इसके पीछे ये राज है कि वो अपनी पब्लिक को रोते हुए नहीं देख सकता। आज आप देखिए कि कैसे महिलाएं सड़कों पे हैं, कैसे जितने भी GRS हैं, जितने भी डेली विजर्स हैं वो कैसे सड़कों पे, जेंट्स तो हैं लेकिन लेडीज़ भी है। अगर वो अपना राइट्स मांगते हैं तो उन्हें कैसे घसीटते हुए ले जा रही, कोई उनकी बात नहीं कर रहा है, कोई उनके पक्ष में खड़ा नहीं हो रहा है। तो आप मुझे तो नहीं लगता है कि दोबारा कोई यहाँ अगर आज़ाद साहब के अलावा कोई भी सरकार नहीं बना सकेगा। आवाम को
उनके झूठी जितने भी दावे थे, जितनी भी बातें थी, वो पब्लिक जान चुकी है। इस तरह ये कहा जा रहा था जिस वक्त गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को खैराबाद किया, कई सारे लीडर्स जिनमें तारा चंद थे, डॉक्टर मनोहर लाल थे, बलवान सिंह थे, पीरज़ादा मोहम्मद सईद थे, वो दूसरे आगे वो जनरल सेक्रेटरी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दिया, निज़ामुद्दीन खटाना थे। उस वक्त ये कहा गया था कि अब जो वो कांग्रेस खाली होगी, तमाम चिट्ठा जो है गुलाम नबी आज़ाद ने ले। लेकिन जब ये गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी से निकलना शुरू हो गया और उस वक्त उन पर ये इल्ज़ाम आयद हुआ कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो खाली थी और इनको हमने आराम के लिए लाया था। अगर उन्हें आराम के लिए उस वक्त लिया गया था तो लोगों की सेवा कौन करता? देखिए, जितने भी लीडर हैं तो जो इस पार्टी से निकाले गए हैं, आज़ाद साहब ने जब अपना इतना बड़ा कैरियर बर्बाद करके उस पार्टी को खैराबाद कहा था, एक नए सिरे से शुरुआत की थी, एक पाक शफाफ पार्टी वो बनाना चाहते थे। अगर वही भगदड़ खाना, वही ग्रुप बंदी इस पार्टी में भी हुई तो फिर इसमें कोई फ़र्क नहीं रहा। इसलिए आज़ाद साहब ने उन्हें खुद अपनी पार्टी से रिमूव किया है, ना कि वो खुद गए हैं। और रही बात कि आज़ाद साहब नहीं चाहते हैं कि मेरे साथ बड़े बड़े लीडरों की गैदरिंग हो। आज़ाद साहब सिर्फ गरीब की मदद करना चाहते हैं, बेरोज़गारी की बात करना चाहते हैं, जिसमें लैंड गारंटी हो, जॉब गारंटी हो, और फिर हमारे जितने भी रोशनी एक्ट हैं उनको वापस लाना चाहते हैं। जिन गरीबों से ज़मीनें छीनी जा रही हैं उनकी वापसी के लिए आज़ाद साहब को कोई ज़रूरत नहीं है कि जो ग्रुप बंदी करे या फिर किसी को सताए या फिर किसी से साजिश करे। वैसे लीडरों की आज़ाद साहब को ज़रूरत नहीं है। आपने बात की कि गुलाम नबी आज़ाद जो गरीबों की मदद करना चाहते, जम्मू कश्मीर में वापस है। 50 साल लगभग अगर हम एस्टिमेट लगाए तो 50 साल गुलाम नबी आज़ाद जो है नेशनल पॉलिटिक्स में रहे, तो क्या सहायता की इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की? देखिए, आप मुझे बताइए, जितने भी मीडिया पर्सन हैं ये या तो फिर जो पावर में होते हैं उनकी बात करते हैं, आप बुरा नहीं मनाना, लेकिन किसी ने भी आज तक सच्चाई की तरफ जाके नहीं देखा। आप देखिए कि बीजेपी की हुकूमत कब से चली आ रही है। कोई भी ऐसे आप नई फंडिंग मुझे बता दीजिए रियासत जम्मू कश्मीर में कि जो बीजेपी के हुकूमत में रह के उन लोगों ने की है। हमारे पूरी चनाब वैली रियासत जम्मू कश्मीर में जितनी फंडिंग है वो आज़ाद साहब की है। लेकिन कब की? जब आज़ाद साहब हुकूमत में थे तब आज़ाद साहब ने वो फंडिंग की थी। हालांकि वो 27 मंथ तक ही रहे थे। उन्होंने इतनी फंडिंग की थी कि आज प्रधानमंत्री जी को भी शायद एहसास हुआ होगा कि 27 मंथ में जो डेवलपमेंट आज़ाद साहब ने की वो आज तक नहीं वो कर पाए। हालांकि वो आज भी किरदार में है लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि आज़ाद साहब के लिए बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो भी रोते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी रोते हैं। और जितनी भी रही बात गरीबों की, तो आप मुझे बता दीजिए, अगर आज आज़ाद साहब की हुकूमत होती तो ऐसे महिलाएं सड़कों पे होती, ऐसे प्रोटेस्ट करते, और आज़ाद साहब के सामने किसी भी महिला की तरफ कोई नज़र उठा के नहीं देखता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की किरदार में भी, प्रधानमंत्री जी के आज इतनी बड़ी पोस्ट मिली है उन्हें, लेकिन उनके सामने एक बेटी को घसीटते हुए ले जा रहे हैं तो उन्होंने कोई भी उनके पक्ष में जाके खड़ा नहीं हुआ। हालांकि रविंदर राणा कहता है कि मैं गुजरों का और गुजर हमारे हैं। मुझे नहीं लगता है कि एक खटाना साहब को वो पोस्ट पे बिठा के और नीचे से तो जितने भी हमारे चौधरी बरादरी के हैं उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। जहाँ पे भी आज़ाद साहब ने जम्मू में कितने अलाट किए थे तो वो तमाम जेडीए डिपार्टमेंट से उन्होंने छिनवा ली। तो हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं मौजूदा सरकार से? आपने बात की कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो 27 महीने में जम्मू कश्मीर के 4 चांद लगा दिए, लेकिन जिस 4 चांद की आप बात करें, कांग्रेस के साफ कहने के गुलाम नबी आज़ाद ने नहीं बल्कि कांग्रेस के कहने पर किया गया और तमाम चीज़ें जो कांग्रेस ने की। और आने वाले इंतखाबात अगर होंगे 2024 में तो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी यानी कि आपकी अपनी पार्टी क्या मुद्दे लेकर जो है वो लोगों के पास जाएगी, लेकिन जो काम किए गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस ने किए, आज़ाद ने तो किए ही नहीं थे। देखिए, अगर आज़ाद साहब ने वो काम नहीं किए हैं तो फिर वो किसने काम किए हैं? जब आज़ाद साहब की हुकूमत थी तब आज़ाद साहब ने 4 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में थे। कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी कांग्रेस का जो क्रेडिट है वो अपने ऊपर लेना चाहती है। नहीं, आज़ाद साहब ने ही काम किए थे ना। देखिए, आप रियासत जम्मू कश्मीर में कोई ऐसे चंद होंगे मुनाफिक जो कहेंगे कि हम कांग्रेस से जुड़े हैं। हम नहीं, मेरा पूरे जितने मेरे खानदान है वो कांग्रेस तो नाम से थी कि आज़ाद साहब कांग्रेस में हैं। हम कांग्रेस के ना किसी को ना आगे जानते थे ना पीछे। वाहिद लीडर गुलाम नबी आज़ाद था। हम तो गुलाम नबी आज़ाद साहब के नाम से जुड़े थे। हमें इतना ही पता है, चनाब वैली में या रियासत जम्मू कश्मीर की बात करें तो उन्हें तो कांग्रेस का पता नहीं है। कांग्रेस के जितने लीडर हैं, जो अगर आज़ाद साहब दिल्ली में भी बैठे थे लेकिन उस गरीब की, उस देहात में रहने वाले की बात करता था, उनकी बातें उठाता था। लेकिन यहाँ पे जितने भी लीडर हैं कांग्रेस के, आप मुझे बताइए वो लोगों से कैसे जुड़े थे? वो तो यहाँ से हिलते भी नहीं थे, तो वो नहीं जुड़े थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी
को जितना भी जो कुछ मिला है वो आज़ाद साहब की वजह से मिला। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जो है गुलाम नबी आज़ाद के लिए रोते। कांग्रेस का ये इल्ज़ाम है कि जो गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण दिया गया, ये जो है वो नागपुर की इशारे पे चलता है और ये भारतीय जनता पार्टी की सी टीम उतर कर आई है जम्मू कश्मीर में वोट को तोड़ने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें ये इल्ज़ाम लगाती है तो मैं कांग्रेस पार्टी को यहाँ से कहना चाहती हूँ, अगर आज़ाद साहब भले ही वही चाहते, आज तो बोलते हैं कि ये उनके साथ मिल जाएंगे, लेकिन अगर आज़ाद साहब वही चाहते, अगर अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते, तो आज़ाद साहब को जब अवार्ड मिला था तब आज़ाद साहब को तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था हम आपको पोस्ट देंगे, लेकिन आज़ाद साहब ने ऐसा नहीं किया। आज़ाद साहब अगर आए हैं अपनी मुस्तहिक कौम के लिए, गरीब की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, जितनी महिलाएं रो रही हैं उनके लिए आए हैं। आज़ाद साहब किसी भी, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मैं रिटर्न में आपको लिख के दूंगी, आज़ाद साहब किसी के साथ गठजोड़ नहीं करेंगे। आज़ाद साहब ने इतनी साफ शफाफ पार्टी बनाई है और आज़ाद साहब इंशाल्लाह खुद अवाम के बलबूते पे सीएम बनेंगे। जिस तरह चाहे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो या डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, इन पर पहले से इल्ज़ामात आयद है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम सी टीम है। जिस तरह ये कहा जा रहा है कि बाकी चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सीपीआईएम हो, बाकी और लाल सिंह की पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां जो भारत जोड़ो यात्रा के साथ आने वाले टाइम में जुड़े और कुछ पार्टियाँ जो जुड़ भी गई। कहा यह जा रहा है कि जो भी सेकुलर सोच वाले लोग हैं वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ेंगे और जिनका इशारा जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चलती है वो पार्टी नहीं, जो उनमें से जिन पार्टी पर पहले ही इल्ज़ाम था वो ऑलरेडी बाहर। तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए, सेकुलर सोच का अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आज़ाद साहब से बढ़ के रियासत जम्मू कश्मीर में कोई लीडर होगा। तो अगर वो आज अपने आप को खुद को किसी को दिखाने के लिए भारत जोड़ो में जाए, चाहे कहीं भी जाए, वो चलने से देश नहीं बचता है। ना ही वो कोई ऐसे मुद्दे उठा रहा है, ना ही वो ऐसी कोई फंडिंग कर रहे हैं तो देश को कैसे वो बचाएंगे। अगर वो कहते हैं कि आज़ाद साहब अगर नहीं जाएंगे तो ये सी टीम है, बी टीम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि जितनी भी पार्टियां हैं, वो फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, एनसी हो, पीडीपी, चाहे जो भी पार्टी हो, उन्हें डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का उन्हें पता लग चुका है कि जितनी भी हमारी यूथ की बात करें, फिर चाहे बुजुर्गों की बात करें, तो वो आज़ाद साहब के साथ जुड़ते जा रहे हैं। भले ही लीडर भागेंगे, लीडरों को तो आज़ाद साहब ने अपनी एक मीटिंग में भी कहा था, लीडरों के लिए जो दौलत जमा करेंगे हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें वो कहते हैं ना कि पानी में उन्हें चाकू नज़र आ रहा है कि अब हमारी गठरी गोल है। तमाम पार्टियां आज़ाद साहब के आगे हार जाएंगी। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि आज़ाद साहब सीएम बनेंगे। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ दिन पहले आपने काहरा में एक एहतजाज किया था जहाँ ये कहा जा रहा था कि पहले जो काहरा में सब डिवीज़न अब जो चराला में ले लिया गया है, तो क्या कहेंगे उस बारे में? आपने एक ज़ोरदार एहतजाज भी किया था और सरकार को एक अल्टीमेटम भी दिया था। देखिए, यही तो आप तो कहते हैं कि बहुत सारे जो आज़ाद साहब ने कोई काम नहीं किया या फिर गरीबों के लिए क्या किया। मैं आपको बताऊं कि जो एमजी नरेगा स्कीम थी वो 2 फरवरी 2006 को आज़ाद साहब ने लॉन्च की थी और जो जॉब कार्ड होल्डर थे उन्हें बहुत सारी डेवलपमेंट होती थी, फंडिंग होती थी, वो उसके ज़रिए बहुत कारोबार करते थे अपने। लेकिन आज के दौर में वो फंडिंग भी बंद कर ली दी है मौजूदा सरकार ने। उन्हें एक ऐसी गाइडलाइन निकाली है कि जितने भी जॉब कार्ड होल्डर्स होंगे तो उन्हें ऑनलाइन हाजिरी भरनी होगी, और वो खुद नहीं भरनी है, वो चाहे जीआरएस या वीएलडब्ल्यू भरेंगे। लेकिन उनके पास इतना कोई अमला नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ब्लॉक की बात करूँ, 13 पंचायतें और 91 वार्ड हैं, तो वो कैसे हर जगह जीआरएस जाएंगे? तो जिसकी हाजिरी नहीं लगेगी, अटेंडेंस नहीं लगेगी, वो तो एब्सेंट होगा। इसलिए वो फंडिंग बंद कर रहे हैं। और रही बात कि हमारे सब डिवीज़न की, पहले हमारे लगभग 40-50 साल की बात है कि हमारा सब डिवीज़न काहरा में चलता था, लेकिन एक ऑर्डर हमने पढ़ा कि उस सब डिवीज़न को उठाया और चराला में ले गए। हमारी 40,000 की आबादी है, हमारी 40,000 की आबादी को चराला के साथ जोड़ दिया। लेकिन एलजी इंतज़ामिया या एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं पता है कि काहरा कहाँ पे है, उसके बाद ठाठरी कहाँ पे है, उसके बाद फैक्सू कहाँ पे है, गुंदना कहाँ पे है, उसके ऊपर से हमें चराला जोड़ दिया। वहाँ से 80 किलोमीटर हमें चराला जाना पड़ेगा। और अगर देखा जाएगा कि हमारी हर ब्लॉक में हर जगह रोड कनेक्टिविटी नहीं है। हमारे उसमें सरांतनी का एरिया आता है, जोड़ा कलां, जोड़ा खुर्द कितना दूर है, टांटा द्रमन कितना दूर है, बाथरी खानपुरा बहुत ऊपर दूर है, कनो कितना दूर है, वहाँ पे शाम पड़ जाती है जाते जाते। और फिर हमारी नागनी पंचायत में कुठियाड़ा कितना दूर है, दिच्छल कितना दूर है। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ अगर हम चिराला जाएंगे वहाँ से रात के 10 बजे घर पहुँचते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है। हमने वहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया हुआ था, हमने तो वो एक पुरअमन प्रोटेस्ट किया था कि हम सरकार को ये बता सकें, एलजी इंतज़ामिया को ये बता सकें कि हमारी जो पब्लिक है
वो बहुत पुरअमन पब्लिक है, वो कहीं भी हंगामा नहीं करना चाहती। लेकिन हमने 5 दिन का टाइम दिया हुआ है, अगर 5 दिन में वो अपने इस ऑर्डर को वापस नहीं लेते हैं फिर हम बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करेंगे, क्योंकि हम अपने 40, मुझे वहाँ से इलेक्ट करके भेजा है, मैं अपनी 40,000 पब्लिक का गला नहीं काटने दूंगी। क्यों, जो हमें साबका सरकारों ने जो दिया हुआ था वो आज ये सरकार हमसे छीन रही है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि यहाँ पर ये इल्ज़ाम भी था आपकी कंस्टिट्यूंसी कहरा ब्लॉक की बात की, तो बीजेपी ने यहाँ पर ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि फातिमा फारूक जो है खाली सोशल मीडिया पर बोलते रहते, ग्राउंड लेवल पर फातिमा फारूक ने कुछ नहीं किया। क्या जवाब है, क्या संदेश है उनके लिए? देखिए, अगर वो जब इंसान, वो कहते हैं ना कि बात उसी की होती है जिनमें कोई बात होती है, तो मैं तो ये भी फक्र महसूस करती हूँ कि इतनी सारी बच्ची है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन आज मुझे बीजेपी की पार्टी ने इतना फेमस कर दिया है कि वो अगर अपनी महफिल भी बिठाते हैं और चर्चे मेरे करते हैं तो मुझ में कुछ है ना, क्यों नहीं वो किसी और की बात करते हैं। इतनी बड़े प्रधानमंत्री जी होके बड़े बड़े उनके बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन वो उनमें भी बैठ के मेरी बात करते हैं, तो मुझ में भी कोई बात होगी। एक ही हम अपनी ब्लॉक की बात करें तो वो तो वहाँ के पब्लिक सिटी में जाके पता चलता है ना कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे क्या फंडिंग की। और जब तक देखिए, अगर ग्राउंड लेवल का उन्हें पता होता हर किसी ब्लॉक का, तो वो भी तो ग्राउंड की बात करते हैं ना, वो क्यों हवाई फायरिंग कर रहे हैं। उन्हें अगर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक कानून पास किया तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में दूसरा कानून क्यों पास किया। उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है वहाँ पे उन्होंने वो कहते हैं ऊपर से गाइडलाइन बनाई है कि 2-2 डिस्ट्रिक्ट जोड़ने हैं, वो सिर्फ कानून डिस्ट्रिक्ट डोडा में 2-2 ब्लॉकें जोड़ी। तो किश्तवाड़ में अगर आप देखिए कि पाडर में उन्होंने सब डिवीज़न एक ब्लॉक में अलग से दिया और दूसरा नागसिनी में एक सब डिवीज़न दिया, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में 2-2 ब्लॉकें क्यों जोड़ी। वो उनसे, मैं यहाँ से अपनी पब्लिक को भी साफ साफ कहना चाहती हूँ, खास करके कहरा ब्लॉक की आवाम को, कि अगर कोई वहाँ नहीं, मुझे लगता है कि कोई बीजेपी का वोट है, अगर वहाँ पे कोई भी बीजेपी का वोट है, मैं उन्हें भी कहना चाहती हूँ कि आपके बच्चों का गला काट रही है बीजेपी सरकार, आपके बच्चों का गला काट रही है। और अगर देखा जाए तो उन्होंने चराला में हमें हमारी 40,000 आबादी को इसलिए जोड़ा है, बीजेपी उनका वोट चाहती है। लेकिन अगर हमें इतना बड़ा धोखा दिया, हमारे बच्चों का फ्यूचर का मामला है, हम भी उनको वोट से जवाब देंगे, हम भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन लास्ट में मैं डीसी साहब से ही आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहती हूँ, एसएसपी साहब से गुजारिश करना चाहती हूँ, एसडीएम साहब ठाठरी से गुजारिश करना चाहती हूँ कि फौरी तौर इस ऑर्डर को वापस करवाइए, वरना कहरा ब्लॉक में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा और उस हंगामे को ना ही मौजूदा सरकार रोक सकेगी और ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन रोक सकेगी। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।